हेलो एवरीवन, जयस दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम और आज हम कुछ हटके कुछ नया करने वाले हैं। सो शी इज़ माय मॉम एंड शी इज़ एन एक्सपीरियंस्ड एंड सर्टिफाइड वास्तु एक्सपर्ट and today we are going to play a small game of question and answers where I'll ask her questions and she'll reply me with a detailed answer that might help you in your daily life. It will be all about vastu, and she has her own channel named as Eternal Talks 05, and you'll get a link in the description. You can please refer to their channel, and that might help you very much in your life, so please go through it. And let's carry on with the questions. Hello mom. Hi. And so my first and the very bigger question is that how vastu, about all that vastu stuff and vastu शास्त्र, आपके माइंड में ये थॉट कब आया कि मैं इसके बारे में नॉलेज गेन करूँ या फिर अपने ऑडियंस को मैं हेल्प करूँ? यस, देखो, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। किसी भी की लाइफ परफेक्ट नहीं चलती है। कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी इलनेस आ गई हमारी बॉडी में, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ही होप लेके जाते हैं कि अगर ये वेल नोन डॉक्टर है, इससे हम मिलेंगे तो हमारी प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। इसी तरह से जब हमें फिनेंशियल तकलीफ़ें होती है या फिर हमें कुछ प्रोग्रेस नहीं मिलती है लाइफ में, ऐसी कुछ चीज़ें होती है या फिर ज़्यादा इलनेस बॉडी में बढ़ जाती है, तब हम एस्ट्रोलॉजर या फिर वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तब हमें, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं जो वास्तु और एस्ट्रो जिन्होंने सीखा है उसकी रिस्पेक्ट करते हो। कई लोग, बहुत ही मैंने देखा है कि आपको नॉलेज, राइट नॉलेज देने की बजाय आपको जस्ट एक कंसल्टेंसी चार्ज लेके वो आपको ये कुछ रेमेडीज़ दे देते हैं, जिससे आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आने की बजाय और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है। और वो जब फुलफिल नहीं होता है तो वो जो पर्सन है वो डिप्रेशन में आने लगता है कि मैंने इतने पैसे चार्ज किए, मैंने इतनी रेमेडीज़ की, फिर भी अब तक मुझे ये सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, हमने महसूस की कहीं ना कहीं पे। देन आई रियलाइज़ कि मुझे वास्तु का नॉलेज तो था ही, बट मुझे बहुत ही डीप जाना था इसके अंदर। और मुझे कभी भी मैं किसी के घर पे जाती हूँ तो मुझे ना एक है कि मुझे केस स्टडी बहुत ही पसंद है। तो मैं, उनको पता नहीं होता है, बट कभी कभार मैं अपने कंपास से देख लेती हूँ कि ये डायरेक्शन राइट है, रॉन्ग है, उनको ये क्यों इतनी दिक्कत है, ये इसकी। अगर मैं किसी शॉप पे गई हूँ, कभी कैफ़े के लिए मैं कॉफ़ी पीने गई हूँ किसी कैफ़े में, तो मैं देखती हूँ कि इसकी कैफ़े चल क्यों नहीं रही है। अगर चल रही है तो इतने कस्टमर्स क्यों आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी तो इतने कस्टमर्स क्यों आ रहे हैं, तो इसका एंट्रेंस कौन सा है, वो सामने वाला तो फ्री बैठा है, इसके वहाँ इतने क्यों कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये सब नॉलेज, मुझे बहुत ही इसमें इंटरेस्ट था और मैं कंपास लेके बैठ जाती थी और मुझे पता चलता था कि हाँ, इसका तो ये डिग्री है तो इसको तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो मैंने ये एनर्जी पे वर्क करना मुझे सही लगा और फिर मैंने इसमें मास्टर किया वास्तुशास्त्र में। देन अभी मैं पीएचडी के लिए आगे, आई थिंक 27 तक मेरा पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे इसीलिए कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा तकलीफ़ में है तो कई बार मैं फ्री में भी एडवाइस देती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, ये कैपेबल है, तो जो भी कंसल्टिंग चार्जेस है वो चार्जेस तो मैं डेफिनेटली लेती हूँ मेरे, क्योंकि अगर किसी को फ्री में एडवाइस देते हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है ना। कोई भी आपको मेडिसिन फ्री में दे देगा तो आप एक बार सोचोगे कि ये मेडिसिन फ्री में दी है, मैं लूँ या न लूँ, है ना। अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अगर आपका 1000 कंसल्टिंग चार्ज लेगा ना, तो कंसल्टिंग चार्ज 1000 है, हाँ ये डॉक्टर सही है ना। ये एक माइंडसेट है, यस, एक माइंडसेट है ह्यूमन बीइंग का। तो कंसल्टिंग चार्ज मैं इतना नहीं लेती हूँ, बट फिर भी चार्जेस में लेती हूँ और उसके सामने मैं उसको जितना भी, मेरे क्लाइंट को हमेशा से मैं कहती हूँ कि आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके मेरे साथ बात करें, ताकि मैं उसको मेरी 100% एफर्ट दे पाऊँ। अगर मुझे कोई भी कॉल कर लेता है, उस टाइम पे मैं कोई और काम में बिजी हूँ, तो मैं अपना 100% उसको एडवाइस नहीं कर पाऊँगी, अपना टाइम नहीं दे पाऊँगी। इसीलिए
जब भी कोई मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको मेरे से बात करनी है तो, या फिर मुझे आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लो, तो मैं मेरे टाइम पे मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं उसको अपना अपॉइंटमेंट दे देती हूँ मैं। तो इसी तरह से मैंने मेरा वास्तु कंप्लीट किया, और अभी मैं जो भी मेरी इतने सालों से जो प्रैक्टिस है उसी से मैंने अभी मेरी चैनल पे जस्ट 5-6 मंथ से ही स्टार्ट की है। बट थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स कि जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मेरी चैनल पे, और बहुत ही अच्छे कोई लोग हैं बहुत ही दिल से। देखो, हम जब दिल से किसी के हेल्प करते हैं ना, तो हमारे सराउंडेड भी ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं जो आपके वर्क को अप्रिशिएट करें। तो मुझे भी ऐसे ही लोग मिलते हैं जो मेरे वर्क को, मेरी जो एफर्ट है उसको वो अप्रिशिएट करें। इसी तरह से मेरे ये वास्तु का सब स्टार्ट हुआ और मेरा ये आइडिया है। That's a very inspiring story and we wish you all the best for your PhD. थैंक्स। ऐसा होता है कि वास्तु में एक टर्म है जिसको हम वास्तु पुरुष बोलते हैं। Yes. बहुत ही जगह सब बोलते हैं कि वास्तु पुरुष क्या होता है। किसी के पास हाफ नॉलेज होता है, किसी के पास पूरा होता है। बट ये वास्तु पुरुष होता क्या है, मैं आपके पास से जानना चाहता हूँ। Yes. किसी को अभी वास्तु पुरुष की तो हम बात करेंगे, बट वास्तु क्या है यही चीज़ किसी को पता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कई लोग आज के टाइम में भी ये बोलते हैं हम तो ये सब चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं, मैं तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती, मैं तो वास्तु में बिलीव नहीं करती। और फिर जब दिक्कत आती है तो वो पीछे से किसी को बताए बगैर ही चुपचाप उसकी एडवाइस लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ये हमारी धरोहर है, हमारे जो पुराणों में लिखा है, जो हमारा वैदिक वास्तु है, जो हमारी द्वारका नगरी है वो भी वास्तु के हिसाब से विश्वकर्मा ने बनाई थी, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। ठीक है, जो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर ले लो, क्योंकि मैंने बोला ना अभी कि मुझे केस स्टडी की बहुत ही हैबिट है, तो मैं ये सब चीज़ों पे केस स्टडी करती रहती हूँ अपनी। जैसे सोमनाथ का मंदिर हो गया, जैसे साउथ के बहुत सारे टेम्पल हो गए, वो सभी टेम्पल्स वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। और जो भगवान की जो प्रतिमा है वो भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से स्थापित की जाती है। अभी क्यों की जाती है, वास्तु पुरुष क्या है? तो ये है कि जब भगवान शिव शंकर, हमारे देवों के देव महादेव, जब अंधकासुर नाम के राक्षस के साथ, डिमोन के साथ वो फाइट कर रहे थे, तब उसके बॉडी में से एक स्वेट का ड्रॉप पृथ्वी पर गिरा, और शिव शंकर, उसकी एनर्जी बहुत ही हाई है, पावरफुल एनर्जी है उसकी। तो आप सोचो कि उसका जो ड्रॉप है वो कितना पावरफुल होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, वो ड्रॉप की एनर्जी क्या होगी। तो वो ड्रॉप की एनर्जी इतनी अनस्टॉपेबल थी, इतनी अनकंट्रोलेबल थी कि उनको वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। वो ड्रॉप में से जो जन्म हुआ वो है वास्तु पुरुष। भगवान शिव शंकर के ड्रॉप में से जो जन्मे वो है वास्तु पुरुष। और वो इतने अनस्टॉपेबल थे कि उन्होंने भगवान जितने भी वहाँ पे डाइटिस थे, 33 करोड़ देवता जो हम बोलते हैं वहाँ पे उपस्थित थे, उन सभी के नाक में दम कर दिया था उन्होंने। फिर सब भगवान मिल के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें, ये तो भगवान शिव शंकर का एक अंश है, इसके स्वेट में से ये गिरा है, इतना अनस्टॉपेबल है, इसको कंट्रोल कैसे करें। तब उन्होंने बोला कि भगवान शिव ने खुद वहाँ पे कहा कि आप इनको पृथ्वी की तरफ फेस करके उल्टा कर दो, और जितने भी डेइटीज यहाँ पे खड़े हैं वो जो वास्तु पुरुष है उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट पे उसका स्थान ले लें। जब वो स्थान ले लेंगे तो वो वास्तु पुरुष से अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसी तरह सब भगवान ने मिलकर वास्तु पुरुष को पृथ्वी की तरफ फेस करके कर दिया। जब उसका फेस पृथ्वी तरफ हुआ तब उसका वास्तु पुरुष का हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में आया, और उसके जो पैर है, आप वास्तु पुरुष की अगर फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो उल्टी पोजीशन में है। उसके जो पैर है वो इस तरह से है और वो आए साउथ वेस्ट में, और उसका हेड आया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो अभी अलग अलग उसके बॉडी के पार्ट पे अलग अलग 45 डेइटीज़ ने वहाँ पे अपना स्थान लिया। 32 ने आउटर क्लोजर पे अपना स्थान लिया, बाकी के डेइटीज़ ने इनर क्लोजर पे स्थान लिया, और ब्रह्मा जी ने सेंटर में स्थान ले लिया। इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर का ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ योर हाउस, ऑलवेज
एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। वहाँ पे आप कोई भी वेट नहीं रख सकते हो। आप पृथ्वी से ये वास्तु के अकॉर्डिंग ले लो या फिर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग ले लो। हमारे बॉडी के सेंटर पॉइंट क्या है? तो हमारा बेली बटन, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम हमारी बॉडी में अपने एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, जैसे 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं हम, या फिर हमारे बॉडी के कफ, पित्त एंड वात को बैलेंस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में इलनेस कम होती है। इसी तरह से सिमिलर वे में हमारे जो घर की एनर्जीज है, जिसमें अग्नि तत्व आ गया, वायु आ गया, ठीक है, जल तत्व आ गया, पृथ्वी आ गया, ठीक है, यस, ये जो अलग अलग एनर्जीज है, ठीक है, वो एनर्जी को अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो वो हमारे घर की पॉजिटिव ऑरा हमें वापस देती है। तो इसीलिए कहा गया कि जितने डायटीज अलग अलग स्थान पे, अलग अलग बॉडी के स्थान पे जहाँ पे खड़े थे, उसी के हिसाब से अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारे घर का, तो वो हमें पीस, ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, हमारी हेल्थ, वेल्थ, सभी में हमें उतना ही बेनिफिट दे जाता है। तो वास्तु पुरुष का ये जो तथ्य है जिससे लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है एनर्जी बैलेंस करना। जैसे एक एग्जांपल दूँ कि साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में भगवान अग्निदेव ने वहाँ पे अपनी स्थान लिया था वास्तु पुरुष को कंट्रोल करने के लिए। अग्निदेव ने वहाँ पे स्थान लिया साउथ ईस्ट में। फिर साउथ में स्थान लिया यमराज ने। तो साउथ ईस्ट वो क्या है? फायर एलिमेंट, ठीक है, वहाँ से एनर्जी फ्लो आती है। फिर साउथ क्या है? वो स्टेबिलिटी, यम का स्थान है वो, जिससे हमें एक क्रिएशन मिलता है, ठीक है। तो साउथ में यम का स्थान है, तो साउथ में अगर हम कई बार बोलते हैं कि ये मत रखो, वो मत रखो, बट साउथ है वो गिवर्स है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओगे, अगर आप अपनी लाइफ में एक रूटीन, अपना गोल सेट करोगे, तो साउथ आपको बहुत कुछ दे जाता है। कई लोग ये मिथ भी समझते हैं कि साउथ का डोर है वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट देता है। जी नहीं, सभी साउथ के डोर आपको नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देते हैं। वो कई बार अगर आपको साउथ का डोर वो पर्टिकुलर डायटीज के जो डिग्री है वहाँ पे अगर वो आ गया तो वो आपको मालामाल करके जाता है। तो ये है वास्तु पुरुष और उसकी इफेक्ट्स। वेरी वेल, ये कुछ नया था, कुछ इन्फॉर्मेटिव था। yes. और जैसे आपने बोला कि ब्रह्म स्थान हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, तो कितना वो डेंजरस हो सकता है कि बाय चांस फॉर एग्जांपल एक हाउस है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, या फिर कंस्ट्रक्ट हो गया है एनीथिंग, और हमारी बेडरूम की डायरेक्शन, किचन की डायरेक्शन गलत है, ओके, बट ब्रह्मस्थान एम्प्टी है, तो वो कैसे अफेक्ट करेगा? क्या ब्रह्मस्थान ज़्यादा हार्मफुल होता है डायरेक्शन चेंजेस के कंपैरिजन में? नहीं, ब्रह्मस्थान है वो हमारा हेड है, ठीक है, वो हमें मीन्स वास्तु पुरुष में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मस्थान लिया। बट यहाँ पे क्या है कि अगर ब्रह्मस्थान पे अगर कुछ वेट आ जाता है, कोई पिलर आ जाता है, या किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मस्थान यहाँ पे है, तो उसने वहाँ पे शायद से डाइनिंग टेबल सेट कर दिया, ठीक है, या फिर कोई और चीज़, हेवी चीज़ वहाँ पे सेट कर दी, तो वो कहीं ना कहीं आपके हेड पे अफेक्ट करेगी, आपकी मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब आपके हेड पे अफेक्ट करती है तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत ही ख़राब होने लगती है। नेगेटिव थॉट्स आपको ज़्यादा आते हैं। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वैसे क्या होगा कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड होगी तो होगा क्या? आपकी इलनेस बढ़ेगी, आपके घर में बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आने लगेंगे, आपके घर में दवाइयों के खर्चे बढ़ने लगेंगे। तो ब्रह्मस्थान उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी भी चीज़ का रॉन्ग प्लेसमेंट होना, जैसे कि किचन का रॉन्ग प्लेसमेंट होना, बेडरूम का रॉन्ग प्लेसमेंट होना, उतना ही ब्रह्मस्थान इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि ये हमारी एनर्जीज है, उन सबको एक बैलेंस में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल कोई घर है जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ओवर द टाइम वो वीक होती जाएगी? यस, डेफिनेटली। ओवर द टाइम वीक कैसे होती है कि जैसे कि अगर आप वो एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाते हो, वो शायद से आपको अच्छा घर मिल गया,
बहुत ही पॉजिटिव आपको घर मिल गया, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है किचन की, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है आपके मेन डोर के एंट्रेंस की, बट आपके घर के अंदर आपने सोफे का प्लेसमेंट कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में कर दिया, आपने टीवी का प्लेसमेंट कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में कर दिया, आपके घर का डाइनिंग टेबल कहीं पे और जगह पे है, तो वो आपकी एनर्जी को, आपके घर की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाते हैं और फिर आपको धीरे 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 उसकी नेगेटिव इफेक्ट मिलने लगती है। इसीलिए सिर्फ नॉट ओनली कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर घर की चीज़ों का प्लेसमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है वास्तुशास्त्र में। तो इससे भी हमारे घर की एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो मतलब कि एनर्जी बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो yes. हमारे माइंड के थॉट्स को, हमारे साइकोलॉजिकल थॉट्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। yes. तो वास्तु हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी हार्म कर सकता है। यस डेफिनेटली, क्योंकि हम अगर गलत दिशा में सो रहे हैं तो उसकी एनर्जी हमें डिस्टर्ब करेगी, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा क्या चलेगा कि हमें नाइटमेयर्स ज़्यादा आने लगेंगे, हमें नींद कम आने लगेगी और अल्टीमेटली वो पूरी हमारी बॉडी पे अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर जल तत्व है, ठीक है, नॉर्थ या फिर वेस्ट हम जल तत्व में कंसीडर करते हैं, तो जल तत्व में अगर आपने फायर एलिमेंट प्लेस कर दिया है, ठीक है, जैसे कि स्टोव, हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है या फिर नॉर्थ है जिसमें आपने स्टोव, होब आपका किचन वहाँ पे कर दिया है, तो वो एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो वही करना है। तो अभी किसी के केसेस में ऐसा नहीं होता कि वो नॉर्थ में से किचन है वो एक्चुअल डायरेक्शन में यानी कि साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर पाए, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे वास्तु रेमेडीज करते हैं। वो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, हम कुछ ऐसी रेमेडीज वहाँ पे प्लेस करवाते हैं जिससे नॉर्थ की एनर्जी वहाँ पे उसकी बैलेंस हो जाए। तो वही है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस एनर्जी। अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाल के हमारे साथ ये क्वेश्चन और आंसर्स काफ़ी सारे आंसर दिए और हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू अगेन। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।